हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि एग्जाम में आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल हमें क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन B7 की अगर बात करें तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बायोटीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको बाकी विटामिन के नाम भी रासायनिक नाम याद रहेंगे। आपको क्या करना है, आप एक सेंटेंस याद रखिएगा। रथ एक टाफी। रथ यानी कि रा और था, एक टाफी यानी कि टा और फा। इससे क्या होगा, देखिए रा का मतलब हुआ रेटिनॉल। रा का मतलब क्या हुआ? रेटिनॉल। और ये क्या है? ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो आपको याद रहेगा। था से क्या हुआ? थायमीन। था से हो गया आपका थायमीन और ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि ऑप्शन ए में लिखा दिख रहा है ना, तो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और लास्ट में आता है फा, यानी कि फिलोक्विनोन। फिलोक्विनीन। फिलोक्विनीन जो कि आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो होप आप लोगों को इस मेथड से याद रहेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये ऊर्जा की इकाई है। जब हमारे घरों में बिजली यूज होती है ना, तो मीटर जब बिल आता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि 200 यूनिट, 250 यूनिट। तो एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा होता है। जो एक यूनिट होती है उसी को बोला जाता है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि किलोवाट आवर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दो ये चीज़ आप याद रखिएगा। शक्ति की अगर बात करें तो शक्ति का मात्रक होता है क्या? वॉट होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ऊर्जा का मात्रक है कौन? किलोवाट घंटा। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो सामान्य मात्रा होती है वो ऑप्शन बी यानी कि 1.5 लीटर होती है। यही इस सवाल का सही उत्तर है। अगर इससे ज़्यादा कोई व्यक्ति मूत्र उत्सर्जित करता है तो फिर उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो। यदि आपसे पूछे कि सामान्यतः व्यक्ति 24 घंटे में कितना पानी पीता है या फिर कितना पानी पीना चाहिए, तो आप अगर याद रखिएगा कि 6 से 7 गिलास तक पीना चाहिए। अगर लीटर में बताएं तो लगभग, अगर वैसे पूछा जाए तो 6 से 7 गिलास, और लीटर में पूछा जाए तो आप मान लीजिए कि 2 से 2.5 लीटर उसको पानी पीना चाहिए पर डे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो होता है वो घट जाता है। उसका जो डेंसिटी होगी वो घट जाएगी। अगर आयतन पूछा जाए तो आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं घर में। आप किसी बर्तन में पानी भरिए, आप देख लीजिए कि उसका लेवल कहाँ तक है, और फिर आप उसको क्या करिए, जमा दीजिए फ्रिज में रख के। तो जब वो बर्फ बन जाएगा यानी जम जाएगा पानी, आप उसको निकाल के देखेंगे तो जो आपने पानी के स्तर का मार्क लगाया होगा, निशान, आप देखेंगे कि बर्फ उससे ऊपर जमी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ बनने पर यानी कि पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाता है और घनत्व क्या होता है? घट जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा पूछ रहा है कि एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर ओ की बात करें तो ये सर्वदाता होता है, अगर ए बी की बात करें तो ये सर्वग्राही होता है। अगर ए बी की बात करें तो क्या है? ये सर्वग्राही है, यानी किसी से भी ब्लड को ले सकता है। और ओ जो है वो सर्वदाता होता है, यानी ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। अगर इसमें और स्पेसिफिक हो तो ओ में भी कौन? ओ नेगेटिव, और ए बी में कौन? ए बी पॉजिटिव, अगर एंटीजन की बात करें तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है।
किसमें किया जाता है दोस्तों? बिजली बनाने में किया जाता है। आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं, वहाँ से जो ऊर्जा पैदा होती है तभी तो हमारे घरों में बिजली पहुँचती है। तो इन सभी चीज़ का उत्पादन करने में किया जाता है, बिजली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों आप याद रखिएगा कि हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर ये दोनों घनत्व को नापते हैं। ये दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये घनत्व को नापते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि लैक्टोमीटर जो है वो दूध के घनत्व को मापता है। अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये जल के घनत्व को मापता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर क्या मापते हैं, तो दोनों ही घनत्व को मापते हैं, लेकिन हाइड्रोमीटर जो है वो जल का घनत्व मापता है और लैक्टोमीटर जो है वो दूध के घनत्व को मापता है। ठीक है। उसके अलावा बैरोमीटर की बात करें तो ये वायुदाब को मापने के काम आता है। एयर प्रेशर अगर आपको मेज़र करना है तो आपको बैरोमीटर का यूज़ करना पड़ेगा। और हाइग्रोमीटर जो होता है ये आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मापता है। तो अगर आर्द्रता पूछा जाता तो उत्तर हमारा क्या हो जाता? हाइग्रोमीटर। फिलहाल इस सवाल का सही जवाब क्या है? लैक्टोमीटर इसका सही उत्तर है, ऑप्शन 3। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पूछ रहा है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, यानी कि पौधों को जब नाम दिया जाता है, उनके साइंटिफिक नेम होते हैं ना, वैज्ञानिक नाम होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए अगर आपसे पौधों का विज्ञान पूछा जाता, पौधों का विज्ञान, तो आपका जवाब होता वनस्पति विज्ञान, या फिर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान, तो इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। किसी चीज़ को जब नाम दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यानी इसका सही उत्तर वर्गीकी हो जाएगा, जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्गीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? दोस्तों याद रखिएगा, लिम्फोसाइट हमारे WBC में पाए जाते हैं, यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें पाए जाते हैं। और ये कहाँ बनेगा? ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। विषाणु क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, विषाणु अकोशीय है। इसमें मृत कोश होता है, यानी इसमें सेल नहीं होता, तो इसको बोलते हैं अकोशीय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन वसा में विलय नहीं होता? वसा में विलय नहीं होता। दोस्तों अभी इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि 6 तरह के विटामिन मेनली होते हैं, A, B, C, D, E और K। इनमें से कुछ हैं जो जल में घुलते हैं, कुछ है जो वसा में यानी कि फैट में घुलते हैं। तो ऐसे आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए एक शानदार ट्रिक है। आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, WBC तो आप जानते हो ना, वो वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स वाला नहीं, एक जनरल में आप याद रखिएगा WBC। इससे क्या फ़ायदा होगा? आप याद रखिएगा कि B और C ये वाटर में घुलनशील होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विटामिन B और विटामिन C ये पानी में घुल जाते हैं। इसके अलावा जो भी बचे हुए विटामिन हैं वो सारे के सारे फैट में घुलेंगे। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन वसा में विलय नहीं होता, यानी जो पानी में घुलता है। तो ये अगर इस सवाल को ना भी देखो तो ऑप्शन में आप ये देख के बता सकते ना कि बी जो है वो किस में घुलता है? पानी में। तो पानी में घुलता है, इसका मतलब ये वसा में नहीं घुलता। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी। ये WBC आप याद रखिएगा, बाकी फैट का याद करने की जरूरत नहीं है। जब पानी में घुलनशील पता चल जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो बचे हुए हैं AD और ADE के वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, विटामिन बी। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। पूछ रहा है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? दोस्तों अभी हमने देखा था कि विटामिन बी और सी जो हैं वो वाटर में घुलनशील यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। जब ये जल में घुल जाता है तो इसका मतलब है यही पानी के साथ घुल के क्या होगा? सब्जियों से निकल जाएगा। तो जो भी चीज़ें जल में घुलनशील होती हैं उनको धोने से वो चीज़ें क्या होती हैं? पानी के साथ बह जाती हैं। तो अगर आप याद रखेंगे WBC मतलब विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलते हैं। हमारे ऑप्शन में पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो सब्जियों को धोने से निकल जाएगा, मतलब अगर छील के धो दिया, सब्जियों को काट कर धो दिया तो सी पानी में घुलता है ना, तो इसीलिए सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? दोस्तों याद रखिएगा, कैरोटीन होता है गाय के दूध में, जिसकी वजह से उसका रंग हल्का सा पीला होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया एक प्रतीक है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे जब किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है इसका मतलब कि उसके शरीर के किस अंग में दिक्कत है, तो उसके यकृत में यानी कि लीवर में। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर में उसके दिक्कत है यानी कि पीलिया का प्रभाव उसके लीवर पर पड़ता है। और लीवर जो है वो हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो एक बात आप ये भी याद रखिएगा। एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती। इसका कारण क्या है? दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ में किसी की गति में किसी के स्थान में परिवर्तन लाना चाहते हैं और उसमें वो परिवर्तन नहीं हो पाता है तो इसका कारण होता है जड़त्व। जड़त्व एक ऐसा गुण होता है जो किसी वस्तु को उसके स्थान में, उसकी गति में या फिर उसके आकार में परिवर्तन होने से रोकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जड़त्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको? इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईसीजी क्या होता है? तो ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक तरह की माप की जाती है, डॉक्टर करते हैं जब किसी को दिल में दिक्कत होती है तो पहचानने के लिए। अगला सवाल पूछ रहा है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि पीएच मान बोलते किसको हैं। तो किसी भी चीज़ का पीएच मान हमें ये बताता है कि वो जो चीज़ है वो कितनी अम्लीय है या फिर कितनी क्षारीय है, यानी वो एसिडिक कितनी है हो सकती है और बेसिसिटी उसकी कितनी है, अम्लीयता और क्षारीयता उसकी कितनी है। तो पीएच स्केल जो होती है वो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? 14 तक। और बीच में कितना आता है? बीच में आता है 7। तो जो चीज़ जिसका पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी ना एसिड में आएगा और ना ही बेस में आएगा। 7 किसका होता है? इसीलिए जल का होता है, वाटर का। ठीक है। और एसिड का मतलब है जिसकी 0 हो और 14 जिसकी बिल्कुल बेसिक होता है जो। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सामान्यतः रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 7.3 से 7.4 तक, जो कि ये दर्शाता है कि रक्त हल्का सा कैसा होता है नेचर में? बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। अगला सवाल कह रहा है कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्तों याद रखिएगा कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी कैंसर। इसके आगे पूछ रहा है पीत ज्वर संचारित किया जाता है, यानी कि येलो फीवर किसके जरिए फैलता है? दोस्तों याद रखिएगा एडीज मच्छर के द्वारा येलो फीवर या फिर पीत ज्वर फैलता है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। जो घर में इन्वर्टर वगैरह यूज़ होते हैं ना, तो उसमें भी रेक्टिफायर लगे होते हैं। एसी का मतलब है जो हमारे यहाँ सप्लाई घरों में आती है उसको, वो एसी सप्लाई होती है। और डीसी का मतलब होता है जो बैटरी से करंट निकलता है ना, उसको डीसी बोलते हैं। तो जो इन्वर्टर होता है वो एसी को डीसी में बदलकर बैटरी को दे देता है, फिर वो चार्ज हो जाती है और फिर बैटरी से वापस डीसी से एसी में कन्वर्ट होके आता है। तो आपको याद रखना है कि एसी से डीसी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शारीरिक विकास के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। याद रखना है आपको ये सब। 24 नंबर कह रहा है कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता, यानी कि ब्लड डोनेट करने से या एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे में चले जाने से कौन सा रोग नहीं फैलता? तो दोस्तों हेपेटाइटिस फैलता है, HIV तो फैलता ही है और मलेरिया भी फैलता है। एक मच्छर अगर एक मच्छर ने किसी ऐसे व्यक्ति को काटा जिसको मलेरिया था और फिर वो दूसरे व्यक्ति को काट ले तो फिर उसको भी मलेरिया हो जाएगा, यानी ये फैलता है। लेकिन टाइफाइड जो है जीवाणु से फैलने वाला रोग है, ये रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विषाणु वृद्धि करता है। दोस्तों याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित कोशिका में। विषाणु के बारे में एक बात आपको और याद रखनी है कि ये जीवित और मृत दोनों के बीच की एक कड़ी है। इसका क्या मतलब हुआ कि वायरस को ना तो हम जिंदा में काउंट करते हैं और ना ही मृत में यानी डेड में काउंट करते हैं। ये उनके बीच की कड़ी है। ये तभी अपना काम शुरू करता है जब ये किसी जिंदा सेल में चला जाता है, जिसको होस्ट सेल इसको मिल जाता है, तब ये एक्टिव हो जाता है और अपने जैसे और वायरस बनाने लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए जीवित कोशिका में ही ये वृद्धि करता है, अन्यथा ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा।
26 नंबर हमसे पूछ रहा है कि पीडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा भूमि के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पीडियोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा घास के अध्ययन को कहा जाता है क्या, एग्रेस्टोलॉजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सारे फैक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, जहाँ पे समझाने वाला है मैं आपको समझा दूंगा, फैक्ट क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला सवाल पूछ रहा है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा जब आपसे स्त्रियों की नसबंदी पूछे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबेक्टॉमी, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर आपसे पुरुषों की नसबंदी पूछी जाए, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैसेक्टॉमी। तो आपको याद रखना है स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 29 हमारा सवाल ये कहता है कि मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दौड़ भाग कर लेते हैं तो फिर हमारे शरीर में जगह जगह पर यानी हमारे शरीर के अंगों में दर्द होने लगता है। ऐसा लैक्टिक एसिड के यानी कि लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हम काम कर लेते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जब वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती तो फिर वो क्या होता है, जो शरीर है हमारा वो लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनाने लगता है और वो मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंगों में क्या होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं हम लोग। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। दोस्तों याद रखिएगा विटामिन ए इंपॉर्टेंट है हमारी आंखों के लिए। विटामिन ए का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, रेटिनॉल होता है और आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें सब्जियों में मिलता है, गाजर में, टमाटर में विटामिन ए मिलता है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।